बिल्कुल शर्मनाक बयान है। ऐसा ऐसा पढ़ने से ऐसा लगा जैसे कि इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बना दिया है और इंडिया का निर्णय वो लेंगे कि इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर इंडिया की परचेज डिसीजंस को यूएस डिसाइड करेगा और इंडिया उसको फॉलो करेगी। इतना देश का दुर्भाग्य है कि ईरान के साथ हम तेल खरीदे थे, यूएस सैंक्शंस आए, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। इंडिया ने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, यूएस ने कहा कि हम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उस पर हमने अपना इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से बना हुआ इन्वेस्टमेंट था। और पाकिस्तान और चाइना को compete करने के लिए कि उनको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो चाबहार पोर्ट था उसको हमने सीड किया। साथ ही साथ अब रशियन ऑयल ट्रेड डील पाने के लिए आपने रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, आपने उस पर कॉम्प्रोमाइज किया। अब आकर आप, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है कि पूरा ऑयल ट्रेड डिस्टर्ब हो चुका है, तब हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के बजाय हम यूएस की तरफ देख रहे हैं कि यूएस बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से परमिशन दी गई है, वो ऐसा करता है, दिखाता है कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर ये ट्रेड डील की है। लगातार मैं यही कह रही हूँ कि अनइक्वल अनफेयर ट्रेड डील रही है, जहाँ पे इंडिया ने $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की है यूएस में, पर यूएस का कोई कमिटमेंट नहीं है। यूएस ने हमारे लिए ये निर्णय लिया है कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे और हमने अपने घुटने टेक दिए उसको लेकर। और आज रशियन ऑयल खरीदने की जो छूट की बात कर रहे हैं, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील इक्वल टर्म्स पे नहीं हुई है। तो ऐसा क्या कारण था कि हम लोग इस तरीके से इस कदर हमने घुटने टेक दिए हैं कि यूएस अब हमें बताएगा कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। नहीं, फिर से ये जो वॉर हुई, अनडिक्लेयर्ड वॉर, इसराइल ने निर्णय लिया कि वो वहाँ पे जाकर अटैक करेंगे, यूएस ने पूरा समर्थन दिया। और पूरे देश में, दुनिया भर में यही अब दिख रहा है कि पूरा वो वेस्ट एशिया जो है इज ऑन फायर। ईरान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उन मिडल ईस्ट नेशंस पे कर रहा है जहाँ पे यूएस के बेसिस हैं और अंधाधुंध ब्लास्ट हो रहे हैं, ड्रोन्स चल रहे हैं, ये तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द कोई ऑफ रैम्प होगा, डी एस्केलेशन होगा और जो मिडल ईस्ट रीजन है जो अभी आग में लिप्त है और जहाँ की सबसे दुनिया भर की जो ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ पर हैं, सब डिपेंडेंट हैं, ट्रेड को इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। और क्योंकि हमारी देश ऑयल इंपोर्ट करती है, एक बड़ा प्रभाव हमें भी पड़ेगा। तो हमें जल्द से जल्द ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे पीस हो और किसी तरीके का सिचुएशन कंट्रोल में आए, नियंत्रण में आए। बिकॉज जो नेशनल सॉवरेनिटी का इशू हो, यूनाइटेड नेशंस का इशू हो, जहाँ पे सब मेंबर नेशंस हैं, उनको भी खुल के बात करनी पड़ेगी कि जो हो रहा है इज नॉट इन गुड फेथ और आने वाले समय में ये प्रॉब्लमैटिक होगा। तो अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पीएचडी हासिल कर ली है कि किस तरीके से वोट कहीं भी किसी और पार्टी को जाए पर सरकार बीजेपी ही बनाएगी। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए तो पार्टियां तोड़ दी, संविधान का दुरुपयोग कर कर कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कर कर अपनी सरकार बनाई। फिर हम देख रहे हैं किस तरीके से एसआईआर के माध्यम से आप वोटर्स के अधिकार खींच रहे हो। फिर बिहार में जनता ने वोट किया, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर इतनी एंटी इनकम्बेंसी उनने बीट की, उनको फिर से जनता ने चेहरा बनाकर भेजा। आपने रातों रात निर्णय कर लिया कि उनको वहां से हटाकर राज्यसभा भेजना है। उनसे ये कहलवा दिया, एक राज्यसभा है जहां मैं नहीं गया हूं, बाकी सारे मैंने सभाओं में किया है। बिहार के एमएलसी बने, एमएलए बने हैं, लोकसभा गए हैं, राज्यसभा कभी नहीं गए हैं, तो हम राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है, ये वोटर्स के अधिकारों का हनन करते हुए, वोटर्स ने जो चॉइस प्रकट की है अपने वोट के माध्यम से, उसके खिलाफ जाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। ये तो अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अगर एसआईआर के माध्यम से आपका नाम नहीं काटा जा रहा है तो दूसरे तरीकों से आपके जो चॉइस है, चॉइस का हनन किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि जहां भी जाएंगे अपनी सरकार बनाएंगे और तोड़ मरोड़ के बनाएंगे, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र और जो संविधान के मूल नियम है, कानून है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, रातों रात गवर्नर बन जाते हैं। आई हेट टू से इट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आपने एक पपेट वाली पोजीशन बना दिया है कि किसी को भी कहीं भी उठाकर हटा दो, किसी को भी कभी भी ट्रांसफर कर दो। ये गवर्नर हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में आपको चीफ मिनिस्टर को साथ में लेकर ये निर्णय लेना पड़ता है।
जहां जहां आपकी सरकारें हैं उनकी चीफ मिनिस्टर्स तो आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, पर जो विपक्षी सरकारें हैं आपसे पूछेंगी कि रातों रात ये तबादले हो रहे हैं, हमें साथ में वो डिसीजन मेकिंग में लिया नहीं जा रहा है, उसका वो विरोध जता रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये देश की संविधान के तौर तरीके जो हैं, एक संवैधानिक पोजीशन के साथ छेड़छाड़ जो है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उठाने का उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, उनका अधिकार क्षेत्र तो है ही, पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो फिर बाकी सारे राज्यों में भी। मैं देश की महिलाओं को सबसे पहले तो महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और मैं यही कहूँगी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहाँ से आपको पीछे रखा जाए, आपको नहीं अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। हाँ, ये बात सही है कि हम में तो सारी क्षमताएं हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। पर अपॉर्चुनिटीज़ की लड़ाई लड़ते रहें, अपनी जगह बनाते रहें कि ये देश में जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का योगदान है।